बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी फाइनल पार्ट और पार्ट 3। इलास्टिसिटी पार्ट 3 और ये फाइनल भी होगा इंशाल्लाह। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसलिए इसको पूरा समझना ज़रूरी है। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए, उसके अंदर हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉड्यूलस को डिस्कस किया, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर हमने मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस का कंपैरिजन किया, स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का कंपैरिजन किया और हुक्स लॉ को देखा है और इलास्टिक लिमिट को देखा है, ठीक है। इस पार्ट के अंदर अब हम क्या करने जा रहे हैं, पार्ट 3 के अंदर हुक्स लॉ की एप्लीकेशन देख रहे हैं। हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग। यहाँ पर हुक्स लॉ की एक बदली हुई शक्ल होगी, इसको भी बताता हूँ क्या है। हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग, और इसमें हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे। फिजिक्स की दुनिया में अब याद रखिए कुछ फार्मूलाज होते हैं पप्पा फार्मूले, मैं उनको कहते हैं पापा फार्मूले, ठीक है। पापा फार्मूले होते हैं। कुछ होते हैं बच्चा फार्मूले, जैसे कि फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू एम पे, इसी फार्मूले को ले लीजिए, पप्पा फार्मूला। इससे और फार्मूलाज बने हैं, मिसाल के तौर पर W इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये इसी से बना है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये हुक्स लॉ जो है, इसकी एक पप्पा वाली शक्ल आपने यहाँ पर देखी है। उसने कहा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा उन्होंने सेकंड में समझ लिया होगा। स्ट्रेस क्या है, वो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये फोर्स अप्लाई होने पर उस बॉडी के अंदर जो डी शेप हो रही है बॉडी, उस बॉडी की शेप में जो तब्दीली आ रही है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के। जितना ज़्यादा स्ट्रेस आप बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा बॉडी की शक्ल जो है वो तब्दील होती चली जाएगी इलास्टिक बॉडी की। दीवार पे ये कोशिश मत शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, इलास्टिक बॉडीज़ की। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस आप इलास्टिक बॉडी पे अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा ही वो बॉडी डी शेप होगी, उसकी शक्ल में बदलाव आएगा। इसी से ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटीज़ को ख़त्म करते हैं हम, तो हमारे पास ये सिचुएशन बनती है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट बनता है। इस पर हमने अपनी बातचीत ख़त्म की थी, ये वाला एग्जैक्टली ये जो है, ये क्या है, यही हुक्स लॉ था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग के अंदर हम इसी की एक दूसरी शक्ल देखेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया है, टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, हुक्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यही हुक लॉ जब आप एक प्रैक्टिकल स्प्रिंग पे अप्लाई कर रहे हैं। स्प्रिंग जो है एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। तो इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो पप्पा फार्मूला है, जनरल फार्मूला है। इसमें तब्दीली अब क्या हो जाएगी, अब ये कंपेयर कीजिएगा स्ट्रेस से स्ट्रेन। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई हुई उतना ज़्यादा बॉडी डी शेप हुई, उस बॉडी की शेप में फ़र्क आया, या तो वो खिंच गई या वो सिकुड़ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग। यहाँ पर यही हुक लॉ क्या बन जाता है, टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। टेंशन is proportional to extension। एक्सटेंशन ये है, ये भी हुक्स लॉ है, ये भी हुक्स लॉ है। यहाँ पर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल था स्ट्रेन के, जो हुक ने जनरल एक स्टेटमेंट दिया था किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को लेके। यहाँ पर एक ख़ास इलास्टिक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग जब लिया गया है, तो यही पप्पा फार्मूला, पप्पा स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से चेंज होके
टेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। एक ही चीज़ की दो मुख्तलिफ हालत हैं। टेंशन जो है ये क्या है, ये भी फोर्स है, फोर्स की एक टाइप है, फोर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। तो टेंशन भी फोर्स की एक टाइप है। इसका ताल्लुक किससे होता है, इसका ताल्लुक थ्रेड्स धागों से होता है, स्प्रिंग से होता है, थ्रेड्स धागों से, स्प्रिंग से, ठीक है, कॉर्ड्स, ये धागों की तारों की, इनकी ही मुख्तलिफ शक्लों के नाम हैं ये। तो ये टेंशन वो फोर्स है। कोई पूछे टेंशन क्या है, टाइप ऑफ फोर्स रिलेटेड विथ थ्रेड्स या स्प्रिंग्स, उनसे जो बॉडी अटैच हुई है। प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन वर्ड किससे निकला, एक्सटेंड से। एक्सटेंड का मतलब खिंचाव या बढ़ा देना, एक्सटेंड मतलब खींच के बड़ा कर देना, कंप्रेस मतलब दबा के छोटा कर देना, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन है। और स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन भी आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जब आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी डी शेप हो रही है, चेंज हो रही है, वो भी छोटी बड़ी हो रही है। तो कम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे बॉडी कम छोटी होगी, ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे बॉडी ज़्यादा बड़ी होगी। समझ आ गई बात। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा स्ट्रेन भी कम होगा। टेंशन बढ़ेगी एक्सटेंशन भी बढ़ जाएगी, टेंशन कम होगी एक्सटेंशन भी कम हो जाएगी। अब ये दो चीज़ों को समझने के लिए, बल्कि इसको टेंशन और एक्सटेंशन को समझने के लिए पेज नंबर 157 पे देख लें आप। ये मैं पिक्चर बना देता हूँ छोटी सी। ये स्प्रिंग है एक, रेस्ट पोजीशन में ये अटैच हुआ है, ये अटैच हुआ है छत से। एक प्लांक है, एक तख्ता है जिससे ये स्प्रिंग जो है वो अटैच हुआ है, इसकी ये वाली साइड, ठीक है, छत से अटैच हुआ है। इस स्प्रिंग को नीचे हमने इसके एक वेट बांध दिया, एक वेट बांध दिया, तो क्या होगा, स्प्रिंग डाउनवर्ड नीचे आएगा। बच्चों से पूछूंगा वो भी बता देगा भाई कि स्प्रिंग के साथ अगर आप वेट बांध देंगे, वेट कितना है, यहाँ पर एक मास बांध देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है वो खिंच के नीचे जाएगा ना, और ये इस पोजीशन में आ जाएगा। हाँ, इतना अभी हमारे लिए काफ़ी है। एग्जाम्पल जब करेंगे तो हम इसको देखें। तो ये क्या है, यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आपने, इसमें टेंशन नहीं है, याद रहे, इस स्प्रिंग में टेंशन नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई की ही नहीं इसके ऊपर, इसको पकड़ के खींचा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो स्प्रिंग है, इसके साथ जो आपने ये मास वज़न बांध दिया है, तो इससे क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आने का क्या मतलब है, यहाँ से ये जो यहाँ आया है, ये क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, खींच के बड़ा हो गया है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्सटेंशन है, ये क्या है, ये एक्सटेंशन है। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर अप्लाइड फोर्स, अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, अब जो बात बोलने जा रहा हूँ उससे गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। फोर्सेस दो हैं, एक जो आप अप्लाई कर रहे हैं, पार्ट 1 में बड़ी तफसील से बात की है, ठीक है। दूसरी फोर्स वो है जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो रही है। अप्लाइड फोर्स, प्रोड्यूस्ड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स जो है ये एक्सटर्नल फोर्स है जो कि आप लगा रहे हैं। प्रोड्यूस्ड फोर्स वो है जो कि उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है रिएक्शन के तौर पे, जिसको मैं इंटरनल फोर्स कह रहा हूँ। तो जब ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है तो क्या हो रहा है, इसके नतीजे में ही अपवर्ड फोर्स भी लग रही है फौरन ही। परेशान मत होइएगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले केस के अंदर हमने क्या देखा था, आप जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उससे एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जो कि रेसिस्ट कर रही है, जो कि स्ट्रेन नहीं होना चाहती, बॉडी को डिशेप नहीं करना चाहती, लेकिन आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बॉडी जो है उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। आपने जो फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, आपने जो फोर्स अप्लाई की है वो ये रही मास की शक्ल में। दूसरा लफ्ज़ क्या है, अगर मास है इस ब्लॉक का तो इसका मतलब इसका वेट है, और वेट का ही दूसरा नाम क्या है हमारे पास, ग्रेविटी। ग्रेविटी
समझ में आ रही है बात? तो आपने जो इसके साथ, अब आपने हाथ से तो नहीं पकड़ रखा ना कि पकड़ के खींच रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, बस इसको बांध दिया इस वज़न को, ये खुद ही नीचे गया, आपकी फोर्स नहीं लग रही। अब कोई तो फोर्स लग रही है जो इसको नीचे खींच रही है, जो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रही है। वो डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है? वो ग्रेविटी की फोर्स, वो वेट है, ये फोर्स है जो कि डाउनवर्ड। अब इलास्टिक ऑब्जेक्ट में डेफिनेटली जब फोर्स अप्लाई होती है तो उसके नतीजे में इंटरनल फोर्स क्रिएट होती है जो कि दुश्मन होती है, जो कि स्ट्रेन प्रोड्यूस, उसकी कोशिश है कि स्ट्रेन न प्रोड्यूस हो, तो वो अगेंस्ट होगी ना, अपोजिट होगी। इसीलिए कह रहा हूँ वेक्टर वाले चैप्टर के ऊपर ग्रिप करें, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वेट और ग्रेविटी की। अब यहाँ पर जो इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जो कि इसको एक्सटेंड नहीं होने देना चाहती, वो अपवर्ड फोर्स है। और स्प्रिंग में अपवर्ड फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी है? टेंशन। वो कौन सी है? टेंशन। ठीक हो गया भाई? एक फोर्स ये डाउनवर्ड वाली हो गई, एक फोर्स ये अपवर्ड वाली हो गई। क्लियर है? स्ट्रेन क्या है? शेप में जो तब्दीली आ रही है वो क्या है? वो ये है, शेप में तब्दीली लंबाई की सूरत में है, एक्सटेंशन की सूरत में है, जो कि डाउनवर्ड हो रही है। बात समझ आई? तो ये जो पहले जनरल फॉर्म स्टेटमेंट थी हुक की, जो कि हुक्स लॉ यहाँ कहलाया, एग्जैक्टली ये उसकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। अब यहाँ स्प्रिंग, हमारे पास एक एग्जाम्पल है इलास्टिक ऑब्जेक्ट की। स्प्रिंग की जगह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो यही पप्पा फॉर्मूला है, स्ट्रेस स्ट्रेन, इसमें चेंज होके कुछ और बन जाएगा। जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन चेंज होके यहाँ पर टेंशन और एक्सटेंशन बन गए स्प्रिंग के केस में, तो कोई दूसरा केस होगा, कोई दूसरा इलास्टिक ऑब्जेक्ट होगा, हजारों इलास्टिक ऑब्जेक्ट है भाई, तो वहीं पर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पप्पा फॉर्मूला जो है वो बच्चे फॉर्मूले में किसी और में चेंज हो जाएगा, वो अलग सिचुएशन होगी। लेकिन बुनियादी फिनोमेना वही रहेगा कि जब भी स्ट्रेस अप्लाई होगा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ आ गई बात? जैसे यहाँ स्ट्रेस अप्लाई हुआ है तो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है, ये और ये एक्सटेंशन हमारे पास क्या है? ये स्ट्रेन है। अच्छा, अब एक, जिन बच्चों ने ध्यान से मेरी बात सुनी होगी वो एक चीज़ को फील कर रहे होंगे कि कुछ गड़बड़ है ज़रूर यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है ज़रूर यहाँ पे। आपने फोर्सेस को देखा कि फोर्स तो तीन हो गई, एक वो जो कि अप्लाई हो रही है, दूसरी वो कि जो प्रोड्यूस हो रही है ना, एक वो जो कि अप्लाई हो रही है, दूसरी वो जो प्रोड्यूस हो रही है। तो अप्लाई होने वाली फोर्स जो है इस केस में स्ट्रेस और स्ट्रेन में तो बिल्कुल समझ में आ रही है, स्ट्रेस है जो कि फोर्स अप्लाई हुई। यहाँ पर जो इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसका जिक्र नहीं है, ठीक है, उसका जिक्र नहीं है। और यहाँ पर जो है इस केस के अंदर यकीनन अप्लाइड फोर्स आनी चाहिए जो कि फोर्स अप्लाई की जा रही है, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पर जो है वो टेंशन तो अप्लाइड फोर्स नहीं है। समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं हो गया? टेंशन अप्लाइड फोर्स नहीं है, टेंशन तो इंटरनल फोर्स है जो कि प्रोड्यूस हुई है इस स्प्रिंग के अंदर। आपने जो फोर्स अप्लाई की, तो आप बोलेंगे सर अगर ये पेरेंट फॉर्मूला है, ये बच्चा फॉर्मूला है, ये पेरेंट स्टेटमेंट है, ये बच्चा स्टेटमेंट है, पेरेंट स्टेटमेंट के अंदर तो आप अप्लाइड फोर्स का जिक्र कर रहे हैं, बच्चे स्टेटमेंट के अंदर आप जो है वो प्रोड्यूस्ड फोर्स का जो है वो, जो कि रद्द अमल के तौर पे, रिएक्शन के तौर पे प्रोड्यूस हो रही है, उसका जिक्र कर रहे हैं। सर ये क्या बात है? सर ये बात तो हमारे जहन में भी आई नहीं थी, तो हमारे जहन में आई नहीं थी, आपने बता दिया। शायद किसी बच्चे ने बहुत ध्यान से तीनों वीडियोस देखी हो, सोचा हो, गौर किया हो, तो यार ये क्या, यहाँ तो अप्लाइड फोर्स की बात हो रही है, यहाँ प्रोड्यूस्ड फोर्स की बात हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? बात यह है कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं। याद रखिए, अप्लाइड फोर्स और इंटरनल फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है दोनों इक्वल है, बराबर है। तो आप अप्लाइड फोर्स की बात करें या प्रोड्यूस्ड फोर्स की बात करें, बात एक ही है। समझ आ रही है? बात एक ही है। यहाँ पर अगर आप इस टेंशन की जगह पर जो है वो वेट को रख देंगे,
वैल्यू सेम रहेगी। यही तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यूज की शक्ल में आपके सामने आ जाएंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर है? आगे चलते हैं, अब इसका यूज देखते हैं अब हम एग्जाम्पल में, इसी से रिलेटेड है। तो अब हम यहां पर जो है वो एग्जाम्पल इसकी लें, अप्लाइड फोर्स को लें या फिर हम प्रोड्यूस्ड फोर्स को लें, बात एक ही है। जिन्होंने वो देखा होगा हमारे पास वेक्टर की, जिन बच्चों की वेक्टर, मैंने कहा ना बार बार आएगा वेक्टर, वेक्टर के कॉन्सेप्ट में याद है आप, एक जो है वो एक अप्लाइड फोर्स होती है, याद है? इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें भी वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बुक जो रेस्ट में है, बुक जो रेस्ट में रखी हुई टेबल के ऊपर, क्या है इसका एक डाउनवर्ड फोर्स है और एक अपवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है? वेट। अपवर्ड कौन सी है? रिएक्शन ऑफ द सरफेस। डाउनवर्ड जो वेट है वो 10 न्यूटन है, अपवर्ड जो है वो कितनी है? वो भी 10 न्यूटन होगी, क्योंकि इक्वल हैं और अपोजिट हैं। भाई यही तो सब कुछ है यहाँ पर भी। अब जब ये वेट और ये रिएक्शन ये इक्वल है, तो फॉर्मूले में मैं वेट को लूँ या रिएक्शन को लूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक, कोई टेंशन की बात नहीं। तो यहाँ पर भी अप्लाइड फोर्स और प्रोड्यूस्ड फोर्स इंटरनली रिएक्शन के तौर पे जो प्रोड्यूस हो रही है, वो अगर बराबर हैं तो मैं किसी को भी ले सकता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं, वैल्यू दोनों की सेम होगी। ठीक हो गया? अब यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल 10.4 है पहले मैं जनरल स्टेटमेंट जो है हुक्स लॉ की यहाँ पे दे दूँ, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। वो जो हमारे पास क्या था, इसको भी लिख लें। यहां पर हुक्स लॉ की जो मॉडिफाइड स्टेटमेंट है वो क्या थी? टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। ठीक है, टेंशन क्या है हमारे पास? ये भी फोर्स है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सटेंशन क्या है हमारे पास? ये एक्स लेंगे हम इसको, ये यहाँ से यहाँ तक जो एक्सटेंड हुआ है ना, इसको एक्स कहेंगे। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे ख़त्म आएगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम के कहेंगे यहाँ पे। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है जनरली। ये जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म होता है कोई ना कोई कांस्टेंट ज़रूर आता है। ये भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया के, और इसको इस सिचुएशन में, क्योंकि स्प्रिंग की बात हो रही है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। इसी को जब हम वो जनरल स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, इसी कांस्टेंट को हम यंग्स मॉड्यूलस कहते थे, इसी कांस्टेंट को हम जो है वो हम मॉड्यूलस कहते थे, या फिर हम कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते थे। याद आया? जिन्होंने पार्ट 1 ध्यान से देखा होगा उनको याद आ रहा होगा। तो वो तो जनरल बात थी, उसमें कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं लिया था हमने। यहाँ हमने एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग लिया है, इसलिए इस कांस्टेंट का नाम भी स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। ठीक है, माइनस का साइन क्यों आ रहा है? माइनस का साइन आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन है एक्सटेंशन की। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है यहाँ पर एक्सटेंशन की। माइनस साइन जो है आपको ये बता रहा है, उसने क्लियर भी किया। नेगेटिव साइन शोज द टेंशन एंड एक्सटेंशन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये टेंशन और ये एक्सटेंशन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन है, एक डाउनवर्ड है तो दूसरी अपवर्ड है। एक्सटेंशन डाउनवर्ड है तो टेंशन जो है वो क्या है? वो अपवर्ड है, अपोजिट है, इसलिए माइनस का साइन आ गया। चलें, ये भी हो गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं इसके साथ ही जो मौजूद है। मेरे साथ साथ सॉल्व करें। डेटा बनाए पहले। एग्जाम्पल 10.4 है, 10.4। ठीक है भाई, इसका डेटा बनाते हैं। पहले बोल रहा है कि 10 न्यूटन की फोर्स आपने अप्लाई की और उससे एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हुई वो कितनी हुई? 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की और एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हुई वो 10 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर हुई, 2.5 सेंटीमीटर हुई। ठीक है भाई, आपने फोर्स अप्लाई की, कितनी एक्सटेंड हुई बॉडी? 2.5 सेंटीमीटर एक्सटेंड हुई। अब आगे कह रहा है व्हाट विल बी द एक्सटेंशन ऑफ फोर्स। अगर फोर्स जो है, फोर्स, इसको फोर्स F1 करना पड़ेगा, अब इसको F2 करना पड़ेगा।
बोल रहा है अगर फोर्स आपके पास 25 न्यूटन हो तो एक्सटेंशन क्या होगी। अब देखें ये भी एक एक्सटेंशन है इस फोर्स के ऊपर, तो हमें अलग करना पड़ेगा, ये x1 हो जाएगा, ये दूसरी एक्सटेंशन x2 हो जाएगी, ये वो हमसे बोल रहा है। ठीक हो गया भाई। अच्छा, फिर आगे एक और बात कर रहा है, ये दो हैं असल में प्रॉब्लम्स, ए और ये बी वाली। अभी आगे बोल रहा है व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। अगर आपको 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना है स्प्रिंग को, कितना 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच मतलब खींचना है, एक्सटेंशन, तो एग्जैक्टली ये x3 हो जाएगा हमारे पास, तीसरी हो गई ना। अगर आप स्प्रिंग को 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आपको फोर्स जो है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी। देखें ये तीसरी फोर्स हो गई, फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी। पहला केस क्या है, पहला केस ये है जिसमें 10 न्यूटन की फोर्स आपने अप्लाई की, एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई 2.5 सेंटीमीटर। फिर आपने 25 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की उसी स्प्रिंग के ऊपर, तो इस पे वो बोल रहा है एक्सटेंड कितनी होगी ये बता दें। और अगर हम जो है वो अब दूसरी बात कर रहे हैं, अब फोर्स का नहीं बोल रहा, बोल रहा है अगर बॉडी को 4 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फोर्स कितनी हमें लगानी पड़ेगी ये बता दीजिए। तीनों का एक ही जवाब है हमारे पास, F इज इक्वल टू के एक्स, F इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्यों लगाने की ज़रूरत नहीं है, जनरल फार्मूले में माइनस लगाते हैं ताकि ये माइनस का साइन सिर्फ शो कर रहा है कि एक्सटेंशन और टेंशन अपोजिट है बस, लेकिन जब आप यूज़ करें तो ज़रूरत नहीं है उसकी। बहरहाल तो ये F1 हो जाएगा और ये X1 हो जाएगा। क्यों आखिर ये कर रहे हैं, एक चीज़ की मिसिंग है हमारे पास, स्प्रिंग की तीनों केसेस के अंदर स्प्रिंग ही मौजूद है, तो कांस्टेंट जो है वो सेम रहेगा तीनों को केसेस में। वो कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, ये k है, तो k को यहीं छोड़िए, F1 अपॉन X1 हो जाएगा। और फोर्स हमारे पास कितनी है 10 और एक्सटेंशन कितनी है 2.5, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। कैलकुलेटर तो नहीं है मुझे, इसी जो है ना वो एग्जाम्पल में देखना पड़ेगा। तो k की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गई, 4 k की वैल्यू क्या आ गई 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर, k की वैल्यू आ गई। अब आ जाते हैं इस दूसरे वाले केस के ऊपर जिसमें उसने x2 पूछा है, तो F2 बराबर हो जाएगा हमारे पास k x2, x2 को यहीं रखिए, F2 अपॉन k हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू पुट करें, F2 कितनी है हमारे पास, F2 25 न्यूटन है, 25 न्यूटन है। k की वैल्यू अभी निकाली है 4, इसका जवाब क्या आएगा हमारे पास 6.25, क्योंकि एक्सटेंशन है, डिस्टेंस है, तो ये सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, तीसरा केस फिर हमारे पास आ जाता है, तीसरा केस जिसमें उसने फोर्स पूछा है अगर बॉडी एक्सटेंड हुई हुई है 4 सेंटीमीटर, तो इसमें भी हम F3 इज इक्वल टू के x3 कर देंगे। इसमें हमारा टारगेट क्या है, फोर्स है, तो F3 बराबर है k की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर एक्सटेंशन कितनी है 4 आ गई, 4 4 ज़ा 16 न्यूटन। ठीक है भाई, ये A था और ये B था। A में x पूछा वो भी बता दिया हमने, ये रहा हमारे पास 6.25 सेंटीमीटर, और B में उसने हमसे फोर्स पूछी तो हमने वो भी बता दी 16 न्यूटन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये निमट चुका अब, ये चैप्टर बहुत थका देने वाला है लेकिन बेहद अहम है। अगर आपको अपने 50% मार्क्स बर्बाद नहीं करने तो आप चीज़ों को समझिए और लेक्चर नोट करने की हैबिट डालिए। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।